बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 375, orthogonal systems. In this section we develop some more concepts on inner product spaces bearing resemblance to geometrical notions. इस सेक्शन में हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डिफ़ाइन करने लगे हैं जो हमारे पास ज्योमेट्री से मिलती जुलती हैं। वन ऑफ दीज इज़ द कंसेप्ट ऑफ एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर दो वेक्टर्स x और y के दरमियान एंगल डिफ़ाइन करने लगे हैं। लेट V be a real inner product space and xy belongs to V, then the quantity theta defined by cos theta is equal to inner product of xy divided by norm of x into norm of y is called the angle between x and y। तो ये हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर एंगल डिफाइन कर लिया बिटवीन द टू वेक्टर्स x एंड y। We shall also define orthogonal vectors and an orthonormal system। हम orthogonal vectors भी डिफाइन करेंगे। अब ये हमने एंगल डिफाइन किया है। द काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी शोज दैट द राइट हैंड साइड ऑफ वन की जो राइट हैंड साइड है कैन नॉट एक्सीड वन एंड सो द इक्वेशन इन वन एक्चुअली डिफाइंस एन एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कहते हैं कि जब हम इसके ऊपर काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वन से एक्सीड नहीं करेगी, जैसा कि हमारे पास रियल एनालिसिस कैलकुलस में होता है। कैसे देखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। दोनों तरफ मॉड ले लें। इसका मार। अब ऊपर वाले पोर्शन पर हम काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करने लगे हैं। नॉर्म ऑफ एक्स, इसकी जगह पे काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पुट की, दिस इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई ओवर नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। कट के ये क्या क्या पास आ गया, कॉस थीटा का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू वन। तो कैलकुलस में भी हमारे पास यही सूरत हाल होती है, -1 इज़ लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 1। कॉस और साइन की वैल्यूज़ -1 और +1 के दरमियान ही लाई करती हैं। तो ये जो है ये दरअसल एक्चुअली एंड सो द इक्वेशन इन वन एक्चुअली डिफाइंस एन एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये रियल सेंस में भी आपके पास जो है वो एंगल डिफाइन कर रहा है बिटवीन द वेक्टर्स एक्स एंड वाई। फॉर एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई इन वी आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम वेक्टर्स की ऑर्थोगोनैलिटी, उनकी परपेंडिकुलर होना जो है वो डिफाइन करने लगे हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में दो वेक्टर्स कब जो हैं आपके पास वो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो वेक्टर्स एक्स एंड वाई उस वक्त परपेंडिकुलर होंगे जब एक्स और वाई की जो इनर प्रोडक्ट है वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगी। एक्स और वाई की जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, अगर 0 हो जाएगी, अगर दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट 0 हो जाती है इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल हो गए। वी देन राइट, तो ये सिंपल है ऑर्थोगोनैलिटी का, एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू वाई। थ्योरम है 14.3.1 पाइथागोरियन थ्योरम। नंबर 1, इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी and एक्स वाई इन वी, इफ़ एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू वाई देन एक्स प्लस वाई का नाम का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का नाम का स्क्वायर प्लस वाई के नाम का स्क्वायर। नंबर ए, तो कहते हैं कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ले लें और उसमें से दो वेक्टर्स ले लें आप, ठीक है। तो आप और फर्दर वो परपेंडिकुलर भी हों, एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू वाई।
तो फिर शो आपने करना है कि वो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, जिसका नाम पाइथागोरियन थ्योरम है। अगर दो आपके पास वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो आपने शो करना है कि वो इसको सेटिस्फाई करते हैं जी। x प्लस वाई के नाम का स्क्वायर किसके बराबर है? नाम और इनर प्रोडक्ट जो है किस रिलेशन के तहत आपस में रिलेटेड है? ये रिलेशन x के साथ प्लस x y के साथ, y x के साथ और y के साथ। x के साथ तो नाम ऑफ x का स्क्वायर। अब उन्होंने कहा कि x इज़ परपेंडिकुलर टू y, इसको एक्स वाई लिख सकते हैं। क्या मैं इसको एक्स वाई का कॉन्जुगेट लिख सकती हूँ? वाई के नाम का स्क्वायर। चूँकि एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू वाई, देयरफॉर एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। पुट कर दें, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। नाम ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नाम ऑफ वाई का स्क्वायर, और यही हमने शो करना था। पार्ट बी क्या है? जनरलाइज पाइथागोरियन थ्योरम। यहाँ पर तो दो वेक्टर्स के लिए हमने डिफाइन किया है, अब इसको जनरलाइज करते हैं एन वेक्टर्स के लिए। इफ़ x1, x2, xn आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन वी, देन आपने ये शो करना है। अब क्या कहते हैं कि ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हैं आपके पास। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है आपके पास? कि इनमें से हर दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं। x1, x2, x3, xn, ये क्या है? आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होने से मुराद क्या है? फॉर डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस के लिए हर दो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो आपके पास ज़ीरो होगी। दैट इज़ फॉर i इज़ नॉट इक्वल टू j। हर दो वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो शो क्या करना है आपने शो करना है समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई के नाम का स्क्वायर। सॉल्यूशन इसको अब नाम जो है किस तरह से रिलेटेड है इनर प्रोडक्ट के साथ? इस तरह से समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसके साथ हम j लिख लेते हैं, j वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स j। समेशन बाहर आ गई, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई एक्स j। अब जे जो है आप अप्लाई करते हैं, समेशन जे जो है वो आप अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? जब जे और आई बराबर होंगे तब जो है आपके पास आंसर नॉन ज़ीरो रहेगा। बाकी सब कॉम्बिनेशंस के लिए ये इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। जब भी आई जे के बराबर नहीं होगा सारे के सारे ये जो आपके पास इनर प्रोडक्ट्स हैं ये ज़ीरो हो जाएंगी। सिर्फ एक आपके पास टर्म बचेगी जिसमें आई और जे दोनों के दोनों बराबर होंगे। बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो इनकी ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से ज़ीरो हो जाएंगी। तो क्या इसको मैं लिख सकती हूँ? यही हमने शो करना था, जनरलाइज्ड पाइथागोरियन थ्योरम। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं?
A sequence xk of non-zero vectors in an inner product space V is said to be orthogonal if। अब एक सीक्वेंस की बात करने लगी हैं। सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का सीक्वेंस है इनर प्रोडक्ट स्पेस V के अंदर। अब वो सीक्वेंस कब ऑर्थोगोनल होगा? वो सीक्वेंस उस वक्त ऑर्थोगोनल होगा जब फॉर ऑल i इज़ नॉट इक्वल टू j, ये i इज़ नॉट इक्वल टू j है, जब आपके पास हर दो इस सीक्वेंस की हर दो एंट्रीज जो हैं, हर दो डिस्टिंक्ट जो आपके पास टर्म्स इंडेक्सेस वाली एंट्रीज़ हैं वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगी, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तब हम कहेंगे कि सारा का सारा सीक्वेंस जो है वो ऑर्थोगोनल हो गया है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एनी सीक्वेंस एक्स के ऑफ नॉन ज़ीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। कहते हैं कोई भी आप सीक्वेंस लें नॉन ज़ीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर से मुराद क्या है कि इस सीक्वेंस के, ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया, इस सीक्वेंस की हर दो डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस वाली जो एंट्रीज़ हैं वो आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो ऐसा सीक्वेंस जो है, ऐसा सीक्वेंस जो कि ऑर्थोगोनल हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है। ये आपने शो करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। प्रूफ, it is enough to show that for any natural number n the set x1 x2 xn of orthogonal vectors is linearly independent। अब देखो बेटा, आपने सीक्वेंस को ऑर्थोगोनल शो करना है। थ्योरम है आपके पास 14.3.2। सीक्वेंस है आपके पास एक्स के। अब सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स हैं? इन्फिनिट टर्म्स होती हैं ना आपके पास। तो अगर आपको वेक्टर स्पेसिस अपनी याद हों तो इन्फिनिट सेट को आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे शो करना होता है? इन्फिनिट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने का तरीका ये होता है कि अगर उसका हर फाइनाइट सबसेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो इन्फिनिट सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो यही उन्होंने थ्योरम में किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम एक इसका कोई भी आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट सबसेट जो है, इस सीक्वेंस का कोई भी फाइनाइट आर्बिट्रेरी सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट शो हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि इसके सारे जो फाइनाइट सबसेट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और सीक्वेंस बजाते खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक दफ़ा फिर बता दूं, इन्फिनिट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने का तरीका ये होता है कि आप उसके हर फाइनाइट, हर यहाँ लफ्ज़ हर फाइनाइट सबसेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर दें तो वो इन्फिनिट सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये मैंने आर्बिट्रेरी फाइनाइट सबसेट ले लिया है। अब ये सीक्वेंस की एंट्रीज और सीक्वेंस के हर दो आपस में जो वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, तो चूँकि ये सीक्वेंस की ही एंट्रीज़ है तो ये वेक्टर्स भी आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे और हमने इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स आईज़ है इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे इन स्केलर्स की मदद से और उस लीनियर कम्बिनेशन को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। अब ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं ये कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? उस वक्त होंगे जब हम ये शो करेंगे कि ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं ये हमारे पास ज़ीरो हो जाते हैं। शो करते हैं। आपने एक फाइनाइट सबसेट ले लिया और ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे क्योंकि सीक्वेंस की एंट्रीज म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं तो ये भी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। नंबर 2, हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स की जो आपके पास इनर लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे और ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है जी। और हम क्या करने लगे हैं, दोनों तरफ एक्स जे के साथ इनर प्रोडक्ट, ज़ीरो की एक्स जे के साथ इनर प्रोडक्ट लेने गए हैं सच दैट जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। तो किसी भी वेक्टर की ज़ीरो के साथ जब आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर ज़ीरो ही आता है।
ज़ीरो की जगह पे ये पुट कर दें। अब जो है आपके पास ये समेशन और स्केलर फर्स्ट प्लेस पे है ना, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। स्केलर फर्स्ट प्लेस पे है तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने ये इंडेक्स अप्लाई करना है, तो जब आई और जे बराबर होंगे तब ये इनर प्रोडक्ट जो है आपके पास नॉन ज़ीरो हो जाएगी। बाकी सारी आई के वैल्यूज जो कि जे से डिफरेंट होंगी उन सब के लिए ये आपके पास इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, जिसका मतलब ये है कि हर दो वेक्टर्स जो हैं वो उनकी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, जब आई जो है जे के बराबर हो जाएगा, ए जे एक्स जे एक्स जे, सिर्फ ये आपके पास टर्म बचेगी, बाकी सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या इसको मैं लिख सकती हूँ, अब एक्स जे एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का सीक्वेंस है। तो इसलिए आपके पास हर वेक्टर जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो उसकी नाम नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये एंट्री तो ज़ीरो नहीं हो सकती। फिर आपके पास ये एंट्री जो है वो ज़ीरो डिवाइसेस आपने पढ़े होंगे रिंग थ्योरी में। तो अगर आपके पास जो इंटीग्रल डोमेन्स हैं या फील्ड्स हैं उसमें जो है ज़ीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट नहीं करते होते, तो अगर एक एंट्री नॉन ज़ीरो है तो फिर दूसरी एंट्री को लाजमी ज़ीरो हो जाना चाहिए इस प्रोडक्ट को ज़ीरो करने के लिए। इसका मतलब है कि ये स्केलर ज़ीरो हो गए फॉर आर वैल्यूज़ ऑफ जे। तो आपने ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं वो ज़ीरो शो कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, और ये जो आर्बिट्रेरी फाइनाइट सबसेट था इस सीक्वेंस का, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया है। थ्योरम है नेक्स्ट, सपोज दैट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स in an inner product space V is orthogonal to the non-zero vectors x1, x2, xn of V। एक वेक्टर x है जो कि नॉन ज़ीरो है और ये वो इन तमाम n वेक्टर्स के ऊपर ऑर्थोगोनल है। इन तमाम नॉन ज़ीरो n वेक्टर्स के ऊपर ऑर्थोगोनल है। मतलब क्या है कि इस x की इन तमाम x i's के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है। Then x is orthogonal to any linear combination of the x i's। तो फिर x जो है वो इन n वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर भी ऑर्थोगोनल होगा। तो x को जब हमने इसके लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर ऑर्थोगोनल शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की इनके लीनियर कम्बिनेशन के साथ इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगी और उसको शो करना पड़ेगा कि वो ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं। गिवन डाटा क्या है कि x जो है वो इन तमाम n वेक्टर्स के ऊपर जो है ऑर्थोगोनल है। मतलब क्या है कि x की इन तमाम वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि x जो है वो ऑर्थोगोनल हो जाए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x i's के ऊपर। तो हम x की इस लीनियर कम्बिनेशन के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो आपके पास ले ली लीनियर कम्बिनेशन बनाया और उसके साथ x की इनर प्रोडक्ट ले ली, समेशन बाहर आ जाएगी और आपके पास स्केलर फर्स्ट प्लेस पे है तो एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, एक्स आई एक्स। अब हम एक्स आई और एक्स दोनों की इनर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये सारी की सारी इनर प्रोडक्ट्स ज़ीरो हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास x की इस लीनियर कम्बिनेशन के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो गई है। इसका मतलब x जो है इस लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर भी ऑर्थोगोनल है। एग्जाम्पल्स, इन दिस स्पेस आर n दी वेक्टर्स e1, e2 अप टू en जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं आर ऑर्थोगोनल, ये आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। शो करते हैं।
Rn है हमारे पास और Rn के ऊपर हमने इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर रखी है। तो ये इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन है, एक्स की वाई के साथ एक एलिमेंट वाई भी ले लें, y1 y2 yn समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n x i y i। इस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। करना क्या है, हमने शो करना है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं। दो वेक्टर्स लेके करके दिखा देती हूँ, बाकी कम्बिनेशंस आप खुद करेंगे। e1 e2 ले लिया है, 0 1 0 e1 और e2 की इनर प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि ऑर्थोगोनल शो करने के लिए यही हमें करना पड़ेगा ना कि e1 और e2 की इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट लेने के लिए Rn के अंदर आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि Rn के ऊपर ये इनर प्रोडक्ट हमने शो की हुई है कि ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फुलफ़िल करता है। तो ये याद होगी तो ये आप कर सकेंगे। तो ये इनर प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो 4-5 एग्जांपल्स हैं ना, स्पेसिस की डेफिनेशन और उनके ऊपर इनर प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर जो नाम है, उनके ऊपर जो मीट्रिक है, वो आपने याद रखने हैं। अब कैसे इनर प्रोडक्ट लेनी है, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n, साइड बाय साइड मल्टीप्लिकेशन कर लो, समेशन बाद में करते हैं। 1 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 1, 0 क्रॉस 0 0 क्रॉस 0, सारा कुछ क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो e1 और e2 जो है आपस में ऑर्थोगोनल हो गए हैं। इसी तरह आपने हर दो को शो करना है कि वो आपस में ऑर्थोगोनल है और ये हो जाएंगे। इसी तरह है ये आपने r³ में भी करना। r³ में भी इसी तरह जो है मैं इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर देती हूँ, बाकी करना मुश्किल नहीं है। इसकी एंट्रीज ट्रिपलेट्स हैं। एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट क्या होगी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसके तहत आपने इन वेक्टर्स को आपस में ऑर्थोगोनल शो करना और इंतहाई आसान है, डॉट प्रोडक्ट लेनी है बस और ये हो जाएंगे। इनर प्रोडक्ट मैंने लिख दी है, वो कैसे करनी है। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम्स, a set x alpha belongs to sigma of non-zero vectors in an inner product space V is said to be orthonormal system if अब कोई भी सेट आपके पास किस वक्त ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कहलाएगा, जब तो कोई भी सेट ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स उस वक्त ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कहलाएगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है कि आप यहाँ से कोई से भी दो वेक्टर्स लें, एक्स अल्फ़ा एक्स बीटा, उनकी इनर प्रोडक्ट लें तो आंसर क्रॉनिकल डेल्टा है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक्स अल्फ़ा और बीटा डिस्टिंक्ट इंडिसेस हैं तो एक्स अल्फ़ा और एक्स बीटा आपस में ऑर्थोगोनल, उनकी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए। इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि उनकी इनर जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल हो जाए। मतलब कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल कब होगा, जब वो ऑर्थोगोनल होगा, प्लस वो क्या हो जाएगा, उसमें मौजूद हर वेक्टर का आपके पास नॉर्म भी 1 हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल प्लस every vector has norm equal to 1। ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होता है। एक तो सारे वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हो जाए, हर म्यूचुअली पेयर वाइज आपस में ऑर्थोगोनल हो जाए, यानी कि हर दो डिफरेंट इंडेक्सेस के लिए ये वेक्टर्स जो हैं उनकी इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए। फर्दर आपके पास इसमें मौजूद हर वेक्टर का जो नॉर्म है वो 1 हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है।
इफ़ एक्स अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग टू सिग्मा इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम देन एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा का नाम इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑर्थोनॉर्मल है तो उसमें मौजूद हर दो वेक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, नाम डिस्टेंस को भी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ना, तो आपके पास हर दो वेक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा के नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल है। नॉर्म और इनर प्रोडक्ट आपस में इस रिलेशन के साथ रिलेटेड होते हैं, इसी एलिमेंट का इसी के साथ इनर प्रोडक्ट एक्स अल्फ़ा की एक्स अल्फ़ा के साथ एक्स बीटा की, अब ये कैसे लिखा उन्होंने, एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा के नाम का स्क्वायर एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा एक्स अल्फ़ा फिर एक्स अल्फ़ा की एक्स बीटा के साथ, फिर एक्स बीटा की एक्स अल्फ़ा के साथ, एक्स बीटा की एक्स बीटा के साथ, एक्स अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बाहर निकाल लो, एक्स अल्फ़ा एक्स बीटा एक्स अल्फ़ा प्लस एक्स बीटा का स्क्वायर। अब एक्स अल्फ़ा और एक्स बीटा आपस में ऑर्थोगोनल है, ये इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो जाएगी, ये इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा एक्स अल्फ़ा का नाम का स्क्वायर एक्स बीटा के नाम का स्क्वायर। अब सिस्टम चूँकि ऑर्थोनॉर्मल है, सिस्टम ऑर्थोनॉर्मल है तो उसमें मौजूद हर वेक्टर का नाम 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा का नाम इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो एक्स अल्फ़ा और एक्स बीटा के जो डिस्टेंस है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के अंदर, ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के अंदर बात हो वो स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एनी ऑर्थोगोनल सिस्टम x1 x2 xn दी वेक्टर्स ई आई इज इक्वल टू एक्स आई ओवर नॉर्म ऑफ एक्स आई फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि अगर आपके पास ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हो ना तो उन ऑर्थोगोनल वेक्टर से आप ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना सकते हैं। ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में फ़र्क क्या होता है, सिर्फ ऑर्थोगोनल तो दोनों ही होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल में फर्दर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, वो ये कि इसमें मौजूद हर एंट्री का जो नाम, हर वेक्टर का नाम भी 1 हो जाता है। तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में फर्दर हर वेक्टर का जो नाम वो भी 1 होता है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास ऑर्थोगोनल सिस्टम मौजूद है ना तो इससे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाना बहुत ही आसान है। वो कैसे कि हर वेक्टर को उसके नाम से डिवाइड कर दें, हर वेक्टर को उसके नाम से डिवाइड कर दें, हर वेक्टर को उसके नाम से डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा उसका नाम क्या किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स आई का नाम ओवर एक्स आई का नाम विच इज़ इक्वल टू 1। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम से ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाना इंतहाई आसान है। ये ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोनॉर्मल क्या हो जाएगा, E1 E2 En such that EI is equal to XI over XI का नाम। गर्मी लग रही है। Number 2 example, consider the set S। S के अंदर क्या है, Sn फंक्शन ये इस तरह से डिफाइन है, C0 फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, C0t फंक्शन इस तरह से और Cnt फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। इन द रियल C0a 2 पाई C क्या सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से
2 पाई विद द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय। ये फंक्शंस हैं। आपने इस सेट को क्या शो करना है, ये इनर प्रोडक्ट इसके ऊपर डिफाइन है, आपने शो करना है कि एस जो है ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। सेट क्या है आपके पास, एस इज इक्वल टू एस एन टी सी नॉट टी सी एन टी एन वेरीज फ्रॉम 1 to up to so on such that ये एस एन टी इस तरह से डिफाइन है 1/√पाई साइन एन टी, सी नॉट टी 1/√2 और सी एन टी इज इक्वल टू 1/√पाई cos एन टी। और स्पेस है C से 0 to पाई। इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन है, इस तरह से ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। अब हमने क्या करना है, इस सिस्टम को ऑर्थोनॉर्मल शो करना है। टू शो एस इज ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल शो करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, एक तो ये शो करना पड़ेगा कि हर फंक्शन का जो नाम है वो 1 है। ये करना होगा हमें, नंबर 1। नंबर 2, हमें क्या करना होगा, नंबर 2 हमें क्या शो करना, इससे मौजूद हर 2 डिस्टिंक्ट फंक्शंस को हमने शो करना है कि वो हमारे पास आपस में ऑर्थोगोनल है, मतलब उनकी इनर प्रोडक्ट 0 है। अब कितने कम्बिनेशंस बनते हैं, देखो बेटा, एक कम्बिनेशन ये है कि एस एन और सी एन को कर लो आपस में, एक ये है कि एस एन और सी नॉट को कर लो, एक ये सी नॉट और सी एन को कर लो। एस एन और सी नॉट टी, इन दोनों को चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ऑर्थोगोनल मतलब इनकी इनर प्रोडक्ट 0 है कि नहीं। एक आपने चेक करना है कि एस एन और सी एन ये आपस में इनकी इनर प्रोडक्ट 0 है कि नहीं। फिर आपने और इन दोनों को चेक करना है कि इनकी इनर लेकिन बाहर देखने में मोटे मोटे यही आपके पास नुमाया जो है यही पेयर्स मान रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी पेयर्स हैं जो हमें, मसलन ये कि एस एन है ना, अब एन की वैल्यूज़ 1 to up to so on वेरी कर रही हैं, तो एस एन फंक्शंस एक नहीं है बल्कि ये आपके पास इन्फिनिट फंक्शन है। S1 जिसमें sin 1t हो जाएगा, S2t sin 2t, S3t sin 3t, इस तरह ये भी आपके पास इन्फिनिट फंक्शन है। CNT, C1t को यहाँ पे cos 1t हो जाएगा, C2t और यहाँ पे cos 2t हो जाएगा। तो इन फंक्शंस को आपस में भी चेक करना है कि ये आपके पास n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं। इसी तरह Cn को भी इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपने चेक करना है इनकी इनर प्रोडक्ट सच दैट n इज़ नॉट इक्वल टू m। आपने चेक करना है, आपने ये सारे इनर प्रोडक्ट्स चेक करने हैं कि ये 0 आते हैं कि नहीं। तो अगर ये 0 आ जाते हैं सारे प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है इस सेट के सारे कम्बिनेशंस जो हैं, जो वेक्टर्स के जो पॉसिबल हो सकते हैं,
उनकी इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ये सारा आपने काम करना है इस एग्जाम्पल के लिए। ये इसमें से कुछ मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी सारा काम आपने करना है इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है जी। तो मैं आपके पास इस कम्बिनेशन को लेती हूँ SN और CM। We prove that SN/CM is equal to 0 for all values of MN. Only other requirements can be verified is similarly. Other requirements ये हैं, तो ये हम शो करने लगे हैं। SN/CM, M is not equal to N। SN आपके पास क्या है? SN/CM 0 से 2 पाई, इनर प्रोडक्ट इसी तरह से डिफाइन है ना, 0 से 2 पाई पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन और इसका इंटीग्रल। SN क्या है? 1/√π sin NT 1/√π। CM क्या है? 1/√π cos MT dt। ये दोनों बाहर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये आपके पास रह जाएगा ये जो हमने साइन एन टी और ये वैल्यूज़ ले ली। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, इंटीग्रेशन अगर आपको याद है तो 2 के साथ डिवाइड भी कर, 2 साइन एन टी कॉज एम टी डी टी। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है। अब इनकी इंटीग्रेशन जो कि इंतहाई आसान है, इसके ऊपर लदा इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर लदा इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस m प्लस n और जो एंगल है उसके साथ डिवाइड कर देना है। बाद में आपने ये लिमिट्स अप्लाई कर देनी है और अब देखेंगे कि ये जो है आपके पास इन दोनों की इनर प्रोडक्ट 0 हो गई है। तो जब n और m बराबर नहीं होंगे तब इनकी प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगी? 0। अब इसमें भी केस है, देखें SN और CN में 2 केसेस आ गए हैं। SN CN जब जो है ये इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं, SN और CM जब n बराबर, तो इस एक केस में भी 2 केस मौजूद हैं। तब ये यहाँ पे m इज़ नॉट इक्वल टू n के लिए हमने काम किया है, उसके लिए प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल शो की है। और यहाँ पे m इज़ इक्वल टू n के लिए SN CN वैल्यूज़ पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जो कि इंतहाई आसान है। आप देखेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगी। इनर प्रोडक्ट कैसे लेनी है ये डिफाइन है, पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन। तो आप देखेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट भी आपके पास 0 की आ जाएगी। इंतहाई आसान है। SN CN जैसे ऊपर डिफाइन है 0 से 2 पाई, ये फंक्शन 1/√π साइन NT और ये फंक्शन 1/√π cos NT dt। अब दोनों n और n बराबर हैं तो यहाँ भी n यहाँ भी n। यहाँ पे हमने कहा था n इज़ नॉट इक्वल टू m, तो यहाँ पे n था और यहाँ पर m था। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेंगे तो 1/π 0 से 2 पाई साइन NT cos NT, 2 के साथ डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 साइन NT cos NT dt। ये 2 साइन अल्फ़ा और ये cos बीटा, तो इसका फार्मूला लगाएंगे और आप 2 साइन थीटा
cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इंतहाई आसान इंटीग्रेशन है। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आंसर 0 हो जाता है। तो ये उन्होंने सिर्फ 2 कम्बिनेशंस आपके पास चेक करके बताए हैं, बाकी सारे कम्बिनेशन आपने चेक करने हैं और ये भी देखना है कि आपके पास इनका नाम भी 1 है। ये सारे कम्बिनेशन चेक करने हैं और आप देखेंगे फिर कि ये सेट एस जो है ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बन जाता है। तो ये एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की एग्जांपल थी। बाकी इंशाल्लाह फिर